ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने होते हैं और उसे अपने हस्बैंड के सिग्नेचर चाहिए होते हैं और इसलिए वह अपने हस्बैंड के केबिन पर जाती है। जैसे ही वह अपने हस्बैंड के केबिन के बाहर पहुंचती है, उसे वहां से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, मानो उसका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ हो। इस लड़की का नाम नटेलिया होता है। नटालिया दरवाजे पर नॉक करती है। उसका हस्बैंड उसे अंदर बुलाता है। नटालिया अंदर जाती है। उसका हस्बैंड उससे कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? जिस पर नटेलिया बोलती है, बहुत ज़रूरी काम था, ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके ऊपर साइन करवाने थे। ये सुनते ही उसका हस्बैंड चुपचाप उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने लगता है। नटालिया उसकी तरफ देख रही होती है, नटालिया पे उसको देख रही होती है। उसके बाद वह फाइल को लेकर वहाँ से आने लगती है। तभी उसकी नज़र कुछ खाने वाली चीज़ों पर पड़ती है और उसके पास में पड़ी एक सैंडल पर, और फिर उसका ध्यान जाता है जियांग के केबिन में जो बाथरूम था उसकी तरफ, जिससे वह समझ जाती है कि यहाँ पर वह लड़की अभी भी छुपी हुई है और वह सीधा अपने केबिन में आती है। केबिन में आकर वह थोड़ा सोच में डूब जाती है कि आखिर जियांग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वह डिसाइड करती है कि वह ये सारी चीज़ें और ज़्यादा टॉलरेट नहीं करेगी और वह जियांग से डिवोर्स लेगी। इसीलिए वह अपनी लॉयर से बात करने लगती है, जिस पर लॉयर उसे बताती है कि अगर वह डिवोर्स लेगी तो उसे एलिमनी भी बहुत अच्छी खासी मिलेगी। लेकिन नटेलिया को तो एलिमनी का कुछ लालच ही नहीं होता है और वह थोड़ा सोच में डूब जाती है। तभी उसके पास जियांग का असिस्टेंट आता है जो उसे कहता है, बॉस ने आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजा है, और वह नटेलिया के पास एक बहुत ही प्यारा सा नेकलेस का सेट भेजता है। नटेलिया उसको देखकर एकदम हैरान होती है और उसको देखकर इमोशनल हो जाती है। जिस पर असिस्टेंट पूछता है, मैडम आपको क्या हुआ, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जिस पर नटालिया कहती है कि वह ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में उस मोमेंट पर जियांग के केबिन में देखी हुई चीजें चल रही होती हैं और उसे लग रहा होता है कि जियांग आखिर इतना ज्यादा ड्रामा कैसे कर सकता है अच्छे बनने का। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। वह अपनी फ्रेंड के पास एक क्लब में मिलने जाती है। अपनी फ्रेंड को दिखाती है कि कैसे जियांग ने उसी की बेची हुई ज्वेलरी वापस उसी को दे दी है वापस आकर। जिस पर उसकी दोस्त कहती है, तुमने क्या सोचा है, तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो या नहीं, क्योंकि उसका यह चीट करना कोई पहली बार नहीं है। वह तो पहले भी चीट कर चुका है, लेकिन वह तुम्हारे सामने फिर बहुत ज्यादा अच्छा बनता है। जिस पर वह कहती है वह तैयार है डिवोर्स लेने के लिए। तभी उसे दिखाई देता है कि दूर बैठे उसके कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे उनका बॉस उनकी मैनेजर को ट्रीट करता है और कैसे वह इतनी सुंदर लड़की को भी एक टाइम पास के तरीके से लेता है। जिस पर नटालिया उनके पास जाती है और उनसे कहती है, तुम्हारा जो भी बॉस है और उसका जिससे भी चक्कर चल रहा है उसकी बातें अपने ऑफिस तक रखो, यहाँ बाहर पब्लिक एरिया में ऐसी बातें करना तो मैं अलाउड नहीं हूँ। और जैसे ही वह पीछे मुड़ती है तो उसके सामने जियांग होता है अपनी उसी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसके साथ मिलकर वह नटेलिया को चीट कर रहा है। इसका नाम रुइयाई होता है और वह वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर डेट पर आया होता है और इन्हें शौक होती है और वह उसकी तरफ देखती है। जिस पर जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और जिसके ऊपर अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्रिंक को फेंक देती है। जिस पर जियांग को गुस्सा आता है और वह नटालिया को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है और जिसे मना कर रही होती है। पूरा क्लब में सब यह तमाशा देख रहे होते हैं। तभी नटालिया की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो अब स्टोरी का नेक्स्ट मेल कैरेक्टर होने वाला है, जिसका नाम प्रिंस ची होता है। नटालिया की बस एक झलक उस पर पड़ती है, पर उस मोमेंट पर उसे इतनी ज्यादा शर्म आ रही होती है कि वह अपने गर्दन नीचे कर लेती है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग और इनसे कह रहा होता है, तमाशा करना बंद करो, वह सिर्फ मेरे फ्रेंड की सिस्टर है। मैं उसे वहाँ पर इसलिए ले गया था क्योंकि मैं, मेरा फ्रेंड और उसकी सिस्टर, हमने एक डिनर नाइट प्लान की थी और हमें थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करना था। जिस पर नटेलिया कहती है, मुझे यह सब कुछ नहीं सुनना। जियांग उससे कहता है, तो मेरी बात मानो और मुझ पर यकीन करो, और वह नटेलिया से कहता है, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। और जब उसकी बात नहीं मानती है तो वह जबरदस्ती फोर्स करने लगता है और कहता है, तुम कहीं भी नहीं जाओगी और तुम यहीं रहोगी। जिस पर नटालिया अपनी मजबूरी समझ जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग ने उससे बोला होता है कि वह कहीं उसे घुमाने ले जाएगा, इसलिए वह जल्दी जल्दी चलकर अपनी सारी पैकिंग कर ले। नटेलिया पैकिंग कर रही होती है। जियांग पीछे से आता है और वह उसे हग कर लेता है और उससे कहता है, तुम मेरे साथ मेरी फैमिली से मिलने के लिए तैयार हो।
जिस पर नटेलिया मना कर देती है और कहती है उसे जल्दी से हांगकांग जाना पड़ेगा क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, और वह ऐसा बोलकर जियांग से बहाना मार देती है। और हमें इसके बाद का सीन दिखाया जाता है। अब कुछ टाइम बाद नटालिया वापस आती है और वह देखती है कि जियांग और रूई दोनों साथ में बैठकर टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही वह आती है जियांग के होश उड़ जाते हैं और वह और इनसे कहता है, तुम वापस कब आई? इस पर नटालिया कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं कल वापस आ रही हूँ, शायद तुम्हें छुपाने के लिए टाइम नहीं मिला। तब तक वहाँ पर जियांग की मॉम आ जाती है जो रूई से कहती है, इनसे मिलो, ये हमारे बेटे की कंपनी की बस एक मामूली सी मैनेजर है और ये कुछ भी नहीं है। जिस पर रूई कहती है, मैं छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करती हूँ, और वह अपने गेम पर फोकस करती रहती है और इनको ये बात बुरी लगती है। और वह रूई से कहती है, मैं कोई छोटे मोटे लोग नहीं हूँ और वैसे भी मेरे अंदर तुमसे ज़्यादा आईक्यू है। अगर तुम्हें जियांग करना है तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। और वह रुई के साथ गेम खेलना शुरू करती है जिसमें वह उसे बहुत अच्छे से हरा देती है। फाइनली रुई रोना शुरू कर देती है और सारा ब्लेम नटेलिया पर डाल देती है कि वह उससे जलती है और वह बस उससे बदला लेना चाहती है। जिस पर नटालिया उठकर वहां से चली जाती है और जियांग और उसकी मॉम रुई को संभाल रहे होते हैं। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। नटालिया गुस्से में वहां से चली आती है और वो कार ड्राइव करके कहीं जा रही होती है। तभी अचानक से उसका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा चोटें आ जाती हैं और वह बहुत ज़्यादा जल्दी में होती है। वह गाड़ी से नीचे उतरती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो इस गाड़ी को चला रहा होता है। वह और इनसे कहता है, मैडम आप टेंशन मत लो, मैं आपकी मदद कर दूंगा। आपको कहीं जल्दी में जाना है तो आप मेरी गाड़ी में बैठकर चले जाइए और आपकी जो गाड़ी है वह मैं ट्रैफिक पुलिस के हाथ से आपके घर तक भिजवा दूंगा। जिस पर नटालिया उससे हाँ में जवाब देती है और वह आदमी जाकर अपने मालिक को बताता है। उसका मालिक कोई और नहीं प्रिंस ची होता है। वह प्रिंस ची से कहता है, मालिक बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और आपकी गाड़ी का डिस्टेम्पर खराब हो चुका है, तो आप खुद से ड्राइव करके ले जाइए, मैं तब तक इस मैटर को देखता हूँ। जिस पर प्रिंस ची गाड़ी से नीचे उतरता है। वह नटेलिया की तरफ देखता है और जैसे पहचान लेता है कि वही आदमी है जो उस दिन उसे क्लब में मिला था। फिर प्रिंस ची अपना कोट उतारकर नटेलिया को देता है और उसे कहता है, तुम्हारे सारे कपड़े गीले हो गए हैं, इसलिए तुमने जो भी अंदर पहन रखा है वह बहुत ज्यादा विजिबल हो रहा है, इसलिए तुम्हें इससे छुपा लेना चाहिए। जिस पर नटालिया उसके हाथ से कोट ले लेती है और वह प्रिंस ची को वहां से जाते हुए देखती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर नटालिया हॉस्पिटल में होती है और जियांग भागा भागा उसके पास आता है। नटालिया उसे देखती है और जियांग उस पर भड़कने लगता है कि आखिर तुमने यह किसकी शर्ट पहन रखी है, और जैसे ही कहती है तुमसे मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। जिस पर झल्लाता है, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया और उसके बाद तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम यहाँ रखी हो। जिस पर नटेलिया कहती है, तो मैं समझ नहीं आ रहा है, तुम जाकर रूई के साथ टाइम स्पेंड करो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर जियांग को गुस्सा आता है और वह नटालिया को जबरदस्ती किस करने लगता है और उसके साथ कुछ कर भी नहीं पा रही होती है और उसे बहुत ज्यादा पछतावा होता है। अगले सीन में हम नटालिया को देखते हैं जो बाथरूम के अंदर होती है और उसके लिप्स से बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा होता है और वह उसको टिश्यू से वॉश कर रही होती है। तभी पीछे से जियांग हक कर लेता है और कहता है, मुझे लगा तुमने इन सब चीजों को माइंड नहीं किया होगा क्योंकि ये तो हस्बैंड वाइफ के बीच की बातें हैं। और उससे कहता है, तो मुझे रूई के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वह बस मेरी मामूली सी दोस्त है। जिस पर नटेलिया कहती है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी डिस्कस करना है। जियांग बोलता है, हाँ मुझे बताओ क्या बात करनी है। नटेलिया बोलती है कि मैं बस सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ। जिस पर जियांग हैरान हो जाता है। नटेलिया कहती है, मैं बहुत टाइम से जॉब करते करते परेशान हो गई हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रेक जाती हूँ और मैं कंट्रीज घूमना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि एक रिच वाइफ कैसे अपनी लाइफ एंजॉय करती है। जिस पर प्रिंस ची तैयार हो जाता है और कहता है, मैं कल ही तुम्हारी सारी ट्रिप की टिकट्स बुक कराता हूँ, तो आराम से घूमो और एक्सप्लोर करो जाकर। फिर हम अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और कुछ काम कर रही होती है और उसके पास किसी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि अपनी सिटी में एक बहुत ही फेमस बिलियनियर आया है जो कि कहीं का प्रिंस है और उसने एक नई कंपनी खोली है, उसको किसी असिस्टेंट की ज़रूरत है और वह नटालिया से कह रहा होता है, तुम क्या वह काम करोगी। नटालिया अपनी दोस्त को मना करती है और कहती है वह ऑलरेडी अपने हस्बैंड की कंपनी में काम कर रही है। तभी उसके पास एक डॉक्यूमेंट आता है जिसमें उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख रखा होता है और वह उसको साइन करवाने के लिए जियांग के ऑफिस में जाने लगती है।
जहाँ पर जियांग का असिस्टेंट उसे रोक रहा होता है, ये बोलकर कि बॉस किसी जरूरी मीटिंग में बिजी है। लेकिन नटालिया उसकी बात नहीं मानती है और वह जियांग के केबिन का दरवाजा खोलती है और वह अंदर देखती है तो जियांग और रुई आपस में रोमांस कर रहे होते हैं। रुई ने तो पूरे कपड़े भी नहीं पहन रखे होते हैं। नटालिया का दिल चूर चूर हो जाता है और वह देखकर शॉक होती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती है। वह जियांग से कहती है, मैं बस यहाँ पर तुमसे ये डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने आई थी और उसके बाद सारी जिम्मेदारी अब तुम खुद संभाल लो, चाहे ज़रूरी मीटिंग लो या किसी को कंपनी में आने के लिए अलाउ मत करो। और वहाँ से जाने लगती है, जिस पर रुई और इनसे कहती है, अपना तमाशा करना बंद करो। तो मैं भी पता है तुमने जियांग को कभी खुश नहीं रखा, अब वह मेरे साथ खुश है तो तुम मुझसे जल रही हो। जिस पर इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और यह दोनों एक दूसरे को ही धक्का दे देती हैं। अब यहाँ पर जियांग अपनी वाइफ को देखने की जगह रुई के ऊपर ध्यान देने लगता है और नटालिया बाहर से जल्दी से वापस आ जाती है। उसकी कमर में लग गई होती है और वह नीचे लिफ्ट से आ रही होती है। जब लिफ्ट से वापस आती है तो लिफ्ट के अंदर उसकी मुलाकात प्रिंस ची से होती है। प्रिंस ची को देखकर वह थोड़ा शॉक हो जाती है। उसे लगता है कि प्रिंस ची उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, पर प्रिंस ची तो कॉल पर बिजी होता है और वह नटेलिया को साइड पर जाने के लिए बोल देता है क्योंकि उसे लिफ्ट का दरवाज़ा खोलकर किसी दूसरे फ्लोर पर उतरना होता है। नटेलिया इस चीज़ को थोड़ा गलत तरीके से ले लेती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि नटेलिया अपने केबिन में जाकर सारा सामान कलेक्ट करने लगती है। कंपनी के सभी एम्प्लॉय उससे मिलने आते हैं और कहते हैं आज से पहले उन्होंने इतनी अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं देखी जिसने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया। वह उन्हें मिस करेंगे। जिस पर नटेलिया कहती है, तो मैं फ्यूचर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारी सबकी मदद करने के लिए रेडी रहूंगी। तब तक वहाँ पर रुआई आई आती है। रुआई कंपनी के एम्प्लॉय से बोलती है, क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ, क्या किसी की विदाई हो रही है? बस किसी को कंपनी से निकाला जा रहा है। जिस पर नटालिया कहती है, तुम्हारा जियांग के केबिन से मन भर गया जो तुम अब मेरे केबिन में आ गई हो। जिस पर रुई कहती है, तुम्हारा केबिन तुम भूल गई हो, जियांग ने मुझे अब प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया है और अब मैं इस केबिन को संभालूंगी। जिसको सुनकर नटेलिया हैरान होती है और वह जियांग के असिस्टेंट की तरफ देखती है। जियांग का असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस ने बोला है कि रुई फ्रेशर है, वह जल्दी से काम सीखेगी तो कंपनी में ग्रोथ होगी और उन्हें प्रॉफिट होगा। जिस पर नटालिया अब डायरेक्ट जियांग को कॉल लगाती है और उसे कहती है, तुमने किसी फ्रेशर लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, तुमने कुछ सोचना और समझना चाहिए। जब जियांग नटालिया और प्रिंस ची की वह लिफ्ट वाली वीडियो देख रहा होता है तो वह नटालिया से कहता है, मुझे तुम्हारी बातों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, यह मेरी कंपनी है। वैसे भी तुम रिजाइन कर चुकी हो तो तुम्हें अब कंपनी के इंटरनल मैटर से बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए और तुम यहाँ से जा सकती हो। इस पर अब नटेलिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और रुई नटेलिया को बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है और कह रही होती है, तुमने देखा कैसे मैंने तुम्हारा हस्बैंड छीन लिया, उसके बाद तुम्हारी पोजीशन छीन ली। जिस पर नटेलिया बोलती है, मेरे पहने और छोड़ी हुई चीजों को सिर्फ तुम रख सकती हो, वैसे भी तुमको सेकंड हैंड मटेरियल चलाने की आदत हो गई है। इस पर इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और नटालिया रुई को धक्का मार देती है, जिसकी वजह से उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और वह तमाशा करके सीधा जियांग के ऑफिस में पहुंच जाती है। जियांग वहां पर उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है। वहां पर उसका भाई भी बैठा होता है जो जियांग से कह रहा होता है, तुम्हारी वाइफ की हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर के ऊपर हाथ उठाने की, अगर वह दोबारा ऐसे करेगी तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। इस पर रुआई का ब्रदर कहता है कि तुम नाराज मत हो, मैं अपनी वाइफ की तरफ से माफी मांगता हूँ और वैसे भी मैं उसे बहुत जल्दी डिवोर्स दे दूंगा, वह दोबारा से तुम्हारी बहन को परेशान नहीं करेगी। जिस पर रुई का भाई कहता है, अब ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इस पर अब रुई जियांग को आइडिया देती है, कहती है, मैं नटेलिया को प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, तो क्या मैं तुम्हें कुछ आइडियाज दूँ? जिस पर जियांग बोलता है, हाँ बताओ। इस पर वह कहती है, क्यों ना हम प्रिंस ची की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करें, क्योंकि उसकी कंपनी बहुत ज्यादा आगे चल रही है और इससे हमारे कंपनी को भी प्रॉफिट होगा अगर वह हमें कुछ नए प्रोजेक्ट्स दे देगा। पहले तो जियांग जलन की वजह से मना कर रहा होता है और कह रहा होता है कि उसकी नज़र मेरी वाइफ के ऊपर है, लेकिन रुई के समझाने पर वह उसकी बात मान जाता है और प्रिंस ची की कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है नटेलिया को जो अपने दोस्त के साथ एक गोल्फ कोर्ट में जाती है क्योंकि उसे एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है। उसकी दोस्त ने उसे बहुत ही अजीब से कपड़े पहना रखे होते हैं, पर कोई नहीं, वह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है और सुंदर भी दिख रही होती है।
यहाँ पर उसकी दोस्त से कह रही होती है, तुम टेंशन मत लो, प्रिंस ची तो मैं अपनी सेक्रेटरी एक चुटकी में बना लूंगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो डरने की जरूरत नहीं है। फिर यह प्रिंस ची के पास पहुंचती है जहाँ पर प्रिंस ची गोल्फ खेल रहा होता है। इसकी दोस्त इसका इंट्रोडक्शन प्रिंस ची से करवाती है और प्रिंस ची के दोस्त नाटेलिया को देखते ही पागल होने लगते हैं और कहने लगते हैं, अगर इतनी सुंदर लड़की किसी भी आदमी की कंपनी में काम करेगी तो उसका तो काम करने में मन ही नहीं लगेगा। जिसको सुनकर प्रिंस ची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और यहाँ पर प्रिंस ची का कैरेक्टर थोड़ा मिस्टीरियस होता है, वह बात भी कम करता है। नटेलिया उसके पीछे पीछे जाती है और प्रिंस ची से पूछती है, आखिर क्या मैटर है। जिस पर नटेलिया बोलती है कि उसे उसकी कंपनी में जॉब चाहिए, वो भी सेक्रेटरी की पोजीशन पर। जिसको सुनकर प्रिंस ची कहता है, पहले तुम अपने कपड़े देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम आज जॉब के लिए आई हो, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आई हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें इन कपड़ों के साथ कोई जॉब देगा। जिसको सुनकर नटेलिया को बुरा लगता है और वह प्रिंस ची से माफी मांगकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद नटेलिया की दोस्त प्रिंस ची के पास आती है और वह प्रिंस ची से कहती है, तुमने फिर से उसे रिजेक्ट कर दिया, तुम्हें पता नहीं है उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। जिस पर प्रिंस ची बोलता है कि अगर उसके अंदर होती तो उसके अंदर समझदारी भी होती कि उसे कंपनी के लिए कैसे कपड़े पहन कर आना है। जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि यह सब मेरी गलती है, मैंने उसे बोला था ये सब पहनने के लिए, उसको तो इन सारे कपड़ों में और ऐसे ड्रेसिंग सेंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर प्रिंस ची बोलता है, तुम्हारी वजह से मैंने एक गलती फिर कर दी। अब इधर नटालिया को दिखाया जाता है जो अपने घर में बैठी होती है और सोच रही होती है कि अगर उसने अपना हस्बैंड छोड़ दिया तो क्या उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है या उसके पास कोई और जगह नहीं है जहां वह कुछ काम कर सके, क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा है कि वह बिल्कुल यूजलेस हो चुकी है। तब तक वहां पर जियांग आ जाता है। आखिर क्या तमाशा लगा रखा है यह, और तुम्हारा प्रिंस ची के साथ क्या अफेयर, ऐसा बोलकर वह उसकी गर्दन पकड़ने लगता है। नटालिया उसे कहती है, डरो मत, मेरे पास कुछ ऐसे निशान नहीं हैं जो तुम्हारे पास हैं, क्योंकि हमारे बीच कुछ ऐसा है ही नहीं, एक घटिया चीजें सिर्फ तुम करते हो। जिसको सुनकर जियांग को गुस्सा आता है और नटालिया कहती है, अब यहाँ से जाओ और अपनी प्यारी सी रुई के साथ टाइम स्पेंड करो जाकर, क्योंकि मुझे सोना है। और ऐसा बोलकर वह सोने के लिए चली जाती है। इधर प्रिंस ची को दिखाया जाता है जिसका असिस्टेंट सारी डिटेल निकालकर नटालिया के बारे में उसे दे रहा होता है और कह रहा होता है कि किसी को नहीं पता कि उसने अपने हस्बैंड की कंपनी से क्यों रिजाइन किया। जिस पर प्रिंस ची कहता है, जल्दी से एक मैसेज डालो और उसे पहला टास्क दो। जिस पर नटालिया कोई काम कर रही होती है, उसके पास मैसेज आता है जहां वह देखती है कि प्रिंस ची ने उसे उसके लिए एक सूट सिलेक्ट करके लाने के लिए बोला है। नटालिया उस टास्क को करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, कल वह जब प्रिंस ची से मिलेगी तो उसके हाथ में वह सूट होगा। और इधर हमें दिखाया जाता है जियांग को, और वह सोच रहा होता है कि कैसे वह नटालिया के ऊपर नजर रख सके, इसीलिए उसने उसके पीछे डिटेक्टिव लगा दिया होता है। अब अगले दिन नटेलिया रेडी होकर प्रिंस ची के दिए हुए टास्क को पूरा करने के लिए जाती है और उसने बहुत ही सुंदर और प्यारा सा आउटफिट पहन रखा होता है। भाई, इस बंदी का ड्रेसिंग सेंस तो एक नंबर है, इससे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। चलो अब स्टोरी पर आते हैं। तो वह जब मॉल के अंदर प्रिंस ची के लिए सूट देखने जाती है तो उसके पीछे लगा होता है जियांग का भेजा हुआ डिटेक्टिव, जो उसकी फोटोज वगैरह क्लिक कर रहा होता है और उन फोटोज से वह जियांग तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा होता है। इधर नटालिया उस मॉल की एम्प्लॉय के साथ मिलकर प्रिंस ची के लिए बहुत ही प्यारा सा सूट सिलेक्ट करती है और जब ये सारी फोटोज जियांग के पास पहुंचती हैं तो उसे लगता है कि नटालिया उसके पास वापस आने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने ये सब कुछ किया है। अगले सीन में दिखाया जाता है वह अपने घर पर होती है, कुछ खा रही होती है। जियांग आकर पहले तो उसे परेशान करता है, पर नटालिया ने उसके मन का कुछ नहीं बनाया होता है और वह टमाटर एलर्जिक होता है। नटालिया ने जो भी बनाया होता है उसमें टमाटर होता है, जिस पर जियांग अब उसका बनाया हुआ खाना नहीं खा पाता है और वह टेबल पर रखे हुए सूट को देखता है और वह नटेलिया से कहता है, ये तो मेरे लिए लाई होना तुमने, ये मुझे दिया क्यों नहीं। जिस पर नटेलिया उसके हाथ से छीन लेती है और कहती है, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरे डैड के लिए है। जिस पर जियांग बोलता है, तो तुम्हें एक अपने हस्बैंड के लिए भी खरीद लेना चाहिए था। जिस पर नटेलिया कहती है, मैं क्यों खरीदूं, मेरे हस्बैंड के पास तो है ना उनकी एक नई गर्लफ्रेंड जो उनके लिए अब सब करके देगी। जिस पर जियांग को गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर जियांग अपनी कंपनी में होता है और वह रुईआई की बनाई हुई प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को देख रहा होता है और रुईआई पर भड़कने लगता है और उससे कहने लगता है, मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर पिछले 7 दिन से मेहनत किया और तुमने इसको एक पल में बर्बाद कर दिया।
जिस पर रूही कहती है, मुझे थोड़ा टाइम दो, ये सारी चीजें सीखने के लिए तुमने तो बोला है कि मैं इन सब चीजों। जिस पर जियांग कहता है, चलो ठीक है, जो भी बात है, पर तुम आज के बाद ऑफिस में रोमांटिक होने की कोशिश नहीं करोगी। काम के वक्त मुझे कुछ भी पर्सनल लाइफ की चीजें नहीं चाहिए। तुम थोड़ा प्रोफेशनल रहने का सीखो। तभी हम देखते हैं जियांग के पास उसके डिटेक्टिव का मैसेज आता है, जो उसे बताता है कि नटेलिया ने प्राइवेट अपार्टमेंट बुक किया है किसी बिल्डिंग में और वह किसी से मिलने जा रही है। जिसको जियांग को लगता है कि उस बिल्डिंग में तो प्रिंस ची भी रहता है, कहीं नटालिया प्रिंस ची से तो मिलने नहीं जा रही है, और वह इस चीज का पता लगाने के लिए ऑफिस से चला आता है। जिस चीज को देखकर रूही को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह टेबल पर रखी हुई फाइल्स को फेंक देती है। इधर नटालिया को दिखाया जाता है जो पैकिंग कर रही होती है प्रिंस ची के अपार्टमेंट में जाने के लिए, और उसने प्रिंस ची के साथ मिलकर एक ट्रिप भी बुक कर रखी होती है, जहां पर वह प्रिंस ची का दिया हुआ टास्क पूरा करके उसे सेक्रेटरी की पोजीशन को पालेगी, और वह वहां के लिए निकल रही होती है। इधर उसके पास जियांग का कॉल आता है, पर वह कॉल को इग्नोर कर देती है। अब हमें सीन दिखाया जाता है जहां वह प्रिंस ची के साथ ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रही होती है। उससे पहले वह अपने अपार्टमेंट में जाने का सोचती है, लेकिन तब उसे वहां पर रूही मिलती है। तो मैं क्या कर रही हूँ? जिस पर वह बोलती है कि ये अपार्टमेंट मेरी फ्यूचर मदर इन लॉ का है और मैं उनकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ होने वाली हूँ। तुम्हें मुझे एक मामूली से रिटायर्ड मैनेजर से नहीं पूछना चाहिए कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। जिस पर नटालिया उसे मुंहतोड़ जवाब देती है और कहती है, अपनी बकवास बंद रखो और मुझे तुमसे बात करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, और अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंस ची के रूम के गेट के बाहर नटालिया खड़ी होती है। क्या उसके हाथ में वही सूट होता है? लेकिन तभी पीछे से आकर कोई उसे जोर से इंजेक्शन लगा देता है और उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, और वह नटालिया को खींचकर ले जा रहा होता है। नटालिया इन सारी चीजों की खबर प्रिंस ची के असिस्टेंट के फोन पर डाल देती है और वहां से कॉल लगाती है। इधर प्रिंस ची का असिस्टेंट प्रिंस ची के पास खड़ा होता है। उसे लगता है कि उसके फोन पर जो मैसेज आया है वह नटेलिया का ही होगा, क्योंकि वह आज बॉस को सूट लाकर देने वाली थी। लेकिन वह मैसेज पढ़कर थोड़ा शॉक हो जाता है और वह प्रिंस ची से कहता है, नटेलिया थोड़ी बियर्ड है क्या? जिस पर प्रिंस ची उसके हाथ से फोन लेता है। वह देखता है कि नटेलिया वीडियो कॉल करके कुछ दिखा रही होती है, जिस पर प्रिंस ची समझ जाता है कि नटालिया को कुछ लोग गुड नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रिंस ची उनकी बात अभी सुन लेता है। तभी वहां पर अचानक से उस रूम के अंदर एंट्री होती है, बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स की और पुलिस ऑफिसर की। वह जाकर उन सारे लोगों को पकड़ लेते हैं। एक होटल की स्टाफ जाकर नटालिया के ऊपर प्रिंस ची का दिया हुआ कोट डाल देती है और उसे बताती है कि नटालिया अभी बेहोश है, शायद उसे बहुत बड़ा शॉक लगा है, वह थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। जिस पर प्रिंस ची बाहर खड़ा खड़ा स्मोक कर रहा होता है। नटालिया को होश आता है। नटालिया बहुत ज्यादा शॉक्ड नहीं होती है इन सब चीजों से, क्योंकि उसके लिए यह चीज किसी भी ट्रॉमा से कम नहीं होती है। वह ऑलमोस्ट शॉक में होती है। उसके साथ क्या हुआ? प्रिंस ची उसके पास जाता है, वह उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वह उसे टच करता है और इंगेज करता है, उसका हाथ पकड़कर बैठी होती है। थोड़ी देर बाद हमें प्रिंस ची और नटेलिया को एक गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर नटेलिया अभी भी बेहोश होती है। उसे प्रॉपर तरीके से होश नहीं होता है और वह प्रिंस ची के कंधे पर सर रखकर सो रही होती है। प्रिंस ची भी उसे बहुत प्यार से हैंडल कर रहा होता है, और यहाँ पर अचानक से प्रिंस ची का ड्राइवर गाड़ी पर ब्रेक लगाता है, जिससे नटेलिया प्रिंस ची की दूसरी साइड आ जाती है और गलती से उसका फेस प्रिंस ची की गर्दन पर लग जाता है, जिससे नटेलिया की सारी लिपस्टिक लाइनें गर्दन पर लग जाती हैं। फिर हम देखते हैं प्रिंस ची अपनी विंडो ओपन करता है ताकि कार के अंदर हवा आ सके। यह लोग एक हॉस्पिटल के सामने आकर रुकते हैं और प्रिंस ची नटालिया को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। असिस्टेंट पूछता है क्या गाड़ी में ज्यादा गर्मी थी, जिस पर प्रिंस ची उसे कुछ जवाब नहीं देता है। और जब अगला सीन दिखाया जाता है, अभी भी प्रिंस ची नटालिया का इंतजार कर रहा होता है होश में आने का। नटालिया जैसे ही होश में आती है, वह अपने पास प्रिंस ची को देखती है। प्रिंस ची से कहती है, तो तुम ठीक हो ना? जिस पर जवाब देता है प्रिंस ची कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास 2 खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। जिस पर नटेलिया कहती है, हाँ मुझे बताओ। जिस पर प्रिंस ची उससे पूछता है, तो मुझे बताओ तुम्हें कौन सी खबर सुननी है? जिस पर नटालिया बोलती है, दोनों। जिस पर प्रिंस ची उसे बताता है, अच्छी खबर ये है कि तुम्हें उन 8 लोगों ने बिल्कुल भी टच नहीं कर पाया और तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई भी अनक्लीन नहीं बोल सकता है। और दूसरी खबर ये है कि तुम इस मैटर को अपनी तरफ से सॉल्व कर सकती हो, या तो तुम चाहो इस मैटर को पुलिस को बुलाकर सॉल्व कर सकती हो, या इस मैटर को प्राइवेट तरीके से सॉल्व कर सकती हो।
क्योंकि तुम्हारे साथ ये सब करवाने वाले कोई और नहीं, तुम्हारे खुद के अपने थे। जिसको सुनकर नटालिया प्रिंस ची से कहती है कि मैं इस मैटर को अपने तरीके से देखना चाहूंगी। प्रिंस ची बोलता है तो मैं मेरी कोई हेल्प चाहिए। नटालिया मना करती है और कहती है मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। वैसे भी आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प किया है और मैं इतनी हेल्प के बाद अब आपके एहसान में और नहीं दबना चाहती हूँ। जिस पर प्रिंस ची वहाँ से चला जाता है और उसके पास किसी का कॉल आता है और ये कॉल जियांग का होता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। नटालिया ठीक होती है और वह अपनी दोस्त को ये सारी चीजें बता रही होती हैं। उसकी दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह नटालिया से कहती है तुमने अपनी लाइफ के 8 साल उस आदमी के साथ बिताए और उसके बाद भी उसने इतनी घटिया हरकत करवाई है। तुम क्या चाहती हो इस मैटर पर, तो मैं क्या करना चाहिए। जिस पर नटालिया कहती है कि अब बस टाइम है बदला लेने का और तुम देखना मैं उस आदमी से कैसा बदला लूंगी। जिस पर उसकी दोस्त कहती है वह आदमी तुम्हारे साथ रहना डिजर्व नहीं कर पाया, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। जिस पर नटालिया कहती है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि जब एक औरत बदला लेने पर आती है तो वह क्या से क्या कर सकती है। अब अगले दिन हमें सीन दिखाया जाता है एक पार्टी का। यह पार्टी जियांग की फैमिली ने की होती है और इस पार्टी का नाम होता है चैरिटी डिनर, जिसमें उन्होंने कंट्री के बहुत से रिच लोगों को बुलाया होता है। यहाँ पर जियांग की मॉम रूई की मदर से मिल रही होती हैं, उससे बात कर रही होती हैं और वह कह रही होती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आप इस चैरिटी गाला पर आई हैं। इधर रूई को दिखाया जाता है जो जियांग को कॉल कर रही होती है। जियांग की मॉम रूई के पास पहुंचती है, उसे कहती है क्या सब कुछ ठीक है, तुम बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही हो। जिस पर वह कहती है हाँ सब ठीक है। यहाँ पर जियांग की मॉम कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और तुम उस सरप्राइज के लिए तैयार रहो। जिस पर रूई खुश हो जाती है और कहती है मुझे पता है जियांग अब उस नटालिया के पास वापस नहीं जाएगा और वह उसे छोड़कर मेरे पास आ जाएगा। इधर जियांग को दिखाया जाता है जो अपने डिटेक्टिव से पूछ रहा होता है क्या अभी तक नटालिया घर से बाहर नहीं निकली है। जिस पर डिटेक्टिव नाम है जवाब देता है और कहता है कि उन्होंने काफी दिनों से उसे नहीं देखा है। जिस पर जियांग थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है कि इस दावत का इनविटेशन देने के बाद भी नटालिया उसके पास नहीं आई है। तब तक पीछे से रुआई उसके पास पहुंच जाती है। वह हेलो कर लेती है और कहती है जैक मैं एक अपने लिए बहुत ही प्यारा सा नेकलेस का सेट दिखाऊं, क्या तुम वह मुझे दिला दोगे। जिस पर जियांग को नेकलेस का सेट दिखाती है। जियांग को वह नेकलेस कुछ जाना पहचाना लगता है और उसे याद आता है कि उसने ऐसा ही कुछ नेकलेस नटालिया को गिफ्ट किया था और वह उसको जांचने के लिए स्कैन करने लगता है। उसे पता चलता है कि नटालिया ने उसे बेच दिया है और तभी वह नटालिया को कॉल लगाता है, लेकिन नटालिया उसका फोन नहीं उठाती है। जिस पर रुआई नाराज होने लगती है और कहती है जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम्हें उस चुड़ैल को याद करने की क्या जरूरत है। लेकिन जियांग उसकी बात नहीं सुनता और उससे कहता है हमें पार्टी में चलना चाहिए, वहाँ बहुत सारे गेस्ट रखे हैं और वह हमारा इंतजार कर रहे हैं। और वह रूई को लेकर पार्टी में जाने लगता है। जब वह पार्टी के अंदर आता है तो वह देखता है कि उसकी मॉम सभी गेस्ट के सामने कुछ अनाउंसमेंट कर रही होती है। सबसे पहले उसकी मॉम सभी गेस्ट को चैरिटी डिनर में आने के लिए थैंक यू बोलती है और साथ में कहती है कि उनके पास कुछ स्पेशल न्यूज़ है और वह कहती है मेरा बेटा और मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ रुआई बहुत जल्दी एंगेजमेंट करने वाले हैं। यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन जियांग के एक्सप्रेशन देखकर तो नहीं लग रहा होता है कि वह खुश है और रुई तो बहुत ज्यादा खुश होती है। जिस पर रुई जियांग से कहती है आखिर क्या हुआ, तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो। जिस पर जियांग उसे जवाब देने वाला होता है। तब तक वहां पर एंट्री होती है नटालिया की, जिसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाउन पहन रखा होता है रेड कलर में और ये गाउन किसी भी एक्स लवर से या चीटर से रिवेंज लेने के लिए काफी होता है। ये इसमें बेहद ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि यह यहाँ बस जियांग और रुई के रिश्ते को खराब करने ही आई है। रुई उसको देखकर कुछ नहीं बोलती है और वहाँ खड़े गेस्ट भी उसे देखकर कुछ खास हैप्पी नहीं होते हैं। रुई थोड़ा हैरान होती है और वह शॉक होती है कि उसने उसके लिए इतनी गंदी प्लानिंग की थी और वह वहाँ से जिंदा कैसे बचकर आ गई है। अब नटालिया धीरे धीरे करके उस पार्टी के अंदर आ रही होती है। सब लोग उसी को देख रहे होते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जियांग तो बहुत ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली होती है कि नटालिया अपने घर से यहाँ आ रही है और जियांग वहाँ पर जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रुआई का ब्रदर उसे रोक लेता है और कहता है तुमने तो बोला था कि ये लड़की तुम्हारी पार्टी में नहीं आ रही है और अब ये अचानक से कहाँ से आ गई और उसने ये क्या पहन रखा है, सब इसकी तरफ ही देख रहे हैं और इसमें सारी अटेंशन ले रुआई आई। ये तुम्हारी पार्टी है या इस लड़की की पार्टी है।
जिस पर जियांग बोलता है रुई के भाई से कि मुझे थोड़ा टाइम दो, उससे बात करने के लिए मैं जानना चाहता हूँ आखिर वह यहाँ क्या तमाशा करने आई है। इधर जियांग की माँ को दिखाया जाता है जो नटेलिया के पास खड़ी होती है। नटेलिया से कह रही होती हैं, मुझे पता है तुम्हें इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया था, तुम फिर भी आ गई हो, पर मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ, यह पार्टी मेरे बेटे और मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ के लिए है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है, तुम वैसे भी कंपनी से निकाल दी गई हो और अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है, और तुम क्या मुंह लेकर इस पार्टी में आई हो। जिस पर नटालिया चुपचाप उनकी बातें सुन रही होती है। तभी वहाँ पर जियांग आता है जाकर और उनसे कहता है, तो मेरे किसी भी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही थी और तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया है, मुझसे बात करो, आखिर क्या गलती हुई है मुझे बताओ। अब यहाँ पर रुई भी आ जाती है। रुई उससे कहती है, तो मैं इनवाइट भी नहीं की, क्या तुम फिर भी आ गई हो, तो मैं चाहती हूँ क्या तुम 2 मिनट हमें चैन से क्यों नहीं रहने देती हो। और इन्हीं जिन सब की बातें चुपचाप सुन रही होती है और यहाँ पर रुआयाई का भाई भी उससे बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो और तुम क्या तमाशा करने आई हो। जिस पर अब नटेलिया उनको जवाब देना शुरू करती है और कहती है, शायद तुम्हें जग ने सच्चाई नहीं बताई है जे, और मेरी पहले ही शादी हो चुकी है। जिसको सुनकर रुई का भाई हैरान हो जाता है और वह इन्हीं से कहता है कि तुम यहाँ पर रुई का रिश्ता बर्बाद मत करो और उसका तमाशा मत बनाओ, चुपचाप से हाथ जोड़कर जाओ, तुम्हारे पास चीजों के लिए कुछ प्रूफ नहीं है। जिस पर अब नटालिया कहती है, तुम लोग कितने बेवकूफ हो, तुम्हें अपनी बहन की शादी किसी भी लड़के से करवाने से पहले थोड़ा रिसर्च तो कर लेना चाहिए था। और वह अपने बैग से अपना और जियांग का मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर सबके सामने दिखाना शुरू कर देती है। सब हैरान होते हैं और आसपास खड़े लोग कहने लगते हैं, ऐसे तो जियांग ने नटालिया के ऊपर चीट किया है। अब यहाँ पर आईनी सबके सामने जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता किसने किसके ऊपर चीट किया है, बस मैं इतना जानती हूँ कि आईनी में से कोई ना कोई चीटर तो है, पर मुझे किसी से प्रूफ नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पर कुछ चीजें याद दिलाने आई हूँ और मैं जियांग को बताने आई हूँ कि कल कोर्ट में हमारी लास्ट हियरिंग है क्योंकि मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है। जिस पर जियांग कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जिस पर नटेलिया अपने हाथ से वाइन का ग्लास उसके ऊपर गिरा देती है और कहती है, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ। अब रुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह सबके सामने कहने लगती है, ये लड़की जो मुझे चीटर बोल रही है, ये खुद एक बहुत बड़ी छूट है, ये खुद अभी कहीं दूर ट्रिप पर जाकर कुछ 8 लोगों के साथ सोकर आई है। यह सुनते ही सभी हैरान हो जाते हैं, नटालिया भी हैरान होती है और वह कहती है, तो तुम सबको अब मेरे बारे में झूठी खबर दोगी। जिस पर वह बोलती है, मैंने झूठ नहीं बोला, ये बात सच है और मेरे पास इन्हीं सब चीजों का प्रूफ है। जिस पर नटालिया कहती है, वैसे तो मैं तुमसे डरती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी सच्चाई दिखाने के लिए सब कुछ है, लेकिन तुम एक बार फिर सोच लो, अगर तुम झूठी निकली तो तुम्हें मैं जेल में भेज दूंगी। जिस पर रुआई उसे चैलेंज कर देती है और आईनी सबके सामने रुआई की कॉल रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है जहां वह रुआई को मदद के टाइम पर यह बोल रही होती है कि यह सब कुछ मेरी प्लानिंग है ताकि तुम जियांग की लाइफ से दूर चली जाओ और अब तुम यही करो, तुम्हारे बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिस पर वहां खड़े गेस्ट एकदम हैरान हो जाते हैं। रुआई का भाई उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सिस्टर इतनी घटिया हरकत कर सकती है, लेकिन रुई बोलती है कि यह सब कुछ एआई रिकॉर्डर है, मैंने नहीं किया है, यह इसने अपने मन से बनाकर बस मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। इधर प्रिंस ची को दिखाया जाता है जो इस जगह का सारा सीन देख रहा होता है और वह एंजॉय कर रहा होता है और हंस रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि उसकी एक जरूरी मीटिंग है। प्रिंस ची आउटकर वहां से चला जाता है और अगले सीन में हम प्रिंस ची को जियांग की पार्टी में देखते हैं जहां पर वह नटेलिया के लिए दवाई देता है आकर और कहता है, उस दिन होटल में जब नटेलिया के साथ ये सारी हरकतें हुई थीं, तब मैं पहुंचा था उसे बचाने के लिए, तो आईनी सब चीजों का सबसे बड़ा गवाह मैं हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरी सफाई देने के बाद कोई अब इस चीज पर ट्रस्ट करेगा कि नटेलिया गलत है। जिस पर सभी लोग प्रिंस ची की बात पर यकीन करते हैं और तभी वहां पर नटेलिया कहती है, अब जैसा कि मैंने बोला था, अगर रुई गलत प्रूफ होगी तो उसे जेल में भेजा जाएगा। और वह बोलती है, मैंने पुलिस को पहले ही बुला रखा है। जिस पर जियांग बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो। जिस पर नटेलिया बोलती है, प्यार खत्म हो चुका है, अब तो मैं बस कल आकर लास्ट प्रोसीजर पूरा करना है डिवोर्स के लिए और तुम्हें मेरी एल्यूमनी देनी है, उसके बाद हमारा कुछ भी रिलेशन नहीं है। तब तक वहां पर पुलिस आ जाती है। रुआई पुलिस को देखकर डर जाती है और अपनी माँ से मदद मांगने लगती है और उसकी माँ उसको पुलिस के पास नहीं जाने दे रही होती है। जिस पर प्रिंस ची उन्हें धमकाता है और कहता है, अगर आपने अपनी बेटी को इनके साथ नहीं जाने दिया तो आपको भी उनके साथ भेज दिया जाएगा।
जिसको डरकर उसकी माँ रुई को पुलिस के हवाले कर देती है। अब पुलिस वहाँ से जियांग रुई और जियांग की मदर को कस्टडी में लेकर ले जाती है और यह पार्टी यही खत्म होती है और दिखाया जाता है कि उसने अपना रिवेंज ले लिया है और वह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जहाँ पर प्रिंस ची उसे समझा रहा होता है तुम्हारा जो भी बदला था पूरा हो गया है, अब तुम इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा न सोचकर अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करो, तुम्हारे पास बहुत सारे मौके हैं। जिस पर नटेलिया कहती है तुम सही बोल रहे हो और वह जाते जाते प्रिंस ची को थैंक यू बोलकर जाती है। अब हमें अगले सीन दिखाया जाता है। नटेलिया कहीं से होकर आती है और वह लिफ्ट से नीचे जाने की कोशिश करती है। तभी प्रिंस ची उसके सामने आ जाता है। वह उसको देखकर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन वह फिर भी लिफ्ट में चली जाती है और वे दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। प्रिंस ची उससे बात करने की कोशिश करता है और वह नटालिया से पूछता है क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में गई थी, जिस पर नटेलिया मना करती है और कहती है मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। जिस पर प्रिंस ची कहता है हाँ मुझे पता है, तुम चेहरे से भी बहुत ज्यादा मासूम लगती हो। फिर नटालिया का फ्लोर आ जाता है और वह जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वह प्रिंस ची से पूछ कर जाती है वह जो सूट उसके लिए लेकर आई थी क्या वह उसे फिट आया है। जिस पर प्रिंस ची हाँ में जवाब देता है और वह बोलती है कि मुझे टेंशन थी, अगर वह आपको फिट नहीं आता तो शायद मैं आपको सारे पैसे भी वापस कर देती। जिस पर प्रिंस ची बोलता है तुम टेंशन मत लो, तो मैं कर एक बार देख सकती हो। और तब तक प्रिंस ची वहाँ से चला जाता है। नटेलिया को यह बात समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर वह इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। इधर अब हमें नटालिया के हस्बैंड जियांग को दिखाया जाता है, जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। उन लोगों की फोटो दिखाकर जिन लोगों ने नटालिया को होटल रूम में किडनैप करके उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी, इधर नटालिया को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है और उसको सारी बातें बता रही होती है और कह रही होती है कि अब उसको ट्रस्ट इश्यू हो गए हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है ऐसे किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर पाना। जिस पर उसकी दोस्त उसे हक करती है और कहती है मैं तुम्हारी दिक्कत समझ सकती हूँ। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और नटेलिया अपना बैग लेकर कहीं जा रही होती है और जब वह वहाँ से निकलती है तो उसके सामने प्रिंस ची का ड्राइवर आ जाता है। प्रिंस ची का ड्राइवर उसे कहता है मैडम आप हमारी गाड़ी में बैठ जाइए, हम भी आपको कहीं ड्रॉप कर देंगे। जिस पर नटालिया कहती है कि वह एयरपोर्ट की तरफ जा रही है और उसने अपनी कैब बुला रखी है, तो वह प्रिंस ची के ड्राइवर के साथ नहीं जाएगी। लेकिन तभी प्रिंस ची अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। अब नटेलिया को ना चाहते हुए भी प्रिंस ची के पास जाकर बैठना पड़ता है। प्रिंस ची पूछता है तुम आखिर एयरपोर्ट से कहाँ जा रही हो। जिस पर वह बोलती है कि मैंने प्लानिंग की थी कि मैं कुछ टाइम में कंट्री घूमूंगी, क्योंकि मैं कभी चाइना से बाहर नहीं गई हूँ और मुझे अब दुनिया देखनी है, एक्सप्लोर करना है। जिस पर प्रिंस ची कहता है क्या ये तुम्हारा प्लान अभी बनाया या बहुत पहले से। जिस पर नटालिया कहती है बहुत पहले से। प्रिंस ची बोलता है मुझे याद है अभी कुछ टाइम पहले तुम कुछ जॉब वगैरह ढूंढ रही थी। जिस पर नटालिया हाँ में जवाब देती है। प्रिंस ची उसे कहता है तो मैं अपनी सेक्रेटरी की तरह से एक जॉब देता हूँ। जिसको सुनकर नटालिया खुश हो जाती है और प्रिंस ची से हाथ मिलाती है और तभी उसके पास उसकी दोस्त का कॉल आता है जो उसे बताती है कि जियांग और रुई को पुलिस स्टेशन से बेल मिल गई है और वे सीधा एयरपोर्ट की तरफ गए हैं नटेलिया को ढूंढते हुए। इधर जियांग को दिखाया जाता है जो नटेलिया को ढूंढता हुआ एयरपोर्ट तक जाता है और वह सब आप पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है, पर नटालिया तो उसे एयरपोर्ट पर गई ही नहीं होती है। उसे ट्रैवल करना होता है और इसलिए प्रिंस ची उसे अपने पर्सनल जेट से ले जाता है। नटालिया वहां पर जाती है और वह प्रिंस ची से कहती है वह उसकी कंपनी के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करेगी और बहुत अच्छे से काम करेगी। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर प्रिंस ची तो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन नटेलिया वहां पर फोटोज क्लिक कर रही होती है क्योंकि उसने आज से पहले इतने अलग सीरियस फ्लाइट कभी नहीं देखी होती है। तभी वहां पर प्रिंस ची के सभी असिस्टेंट और नौकर आ जाते हैं जो हमेशा उसके साथ रहते हैं और वे लोग भी नटेलिया से बातचीत करते हैं, उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नटालिया उन सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर प्रिंस ची और नटालिया एक होटल रूम में पहुंचते हैं। प्रिंस ची नटालिया से पूछ रहा होता है कि आज का उसका शेड्यूल क्या है। जिस पर नटालिया प्रिंस ची को बता रही होती है कि उसे बहुत जगह पर मीटिंग्स के लिए जाना है और एक टेक्नोलॉजी कॉल सेंटर पर ग्रैंड ओपनिंग के लिए उसे बुलाया गया है। जिस पर प्रिंस ची उससे कहता है अब तुम हर जगह ये कपड़े पहनकर तो नहीं जा सकती हो। जिस पर नटालिया अपने लिए शॉपिंग करने चली जाती है और वह जल्दी से कपड़े लाकर रेडी होती है और जाकर प्रिंस ची को उठाने का काम करती है। सबसे पहले वह प्रिंस ची के लिए अच्छा सा सूट निकालती है और वह प्रिंस ची को उठाने जाती है। प्रिंस ची सो रहा होता है लेकिन प्रिंस ची उठ नहीं रहा होता है।
नटालिया उसके क्लोज जाकर उसको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस ची उसे अपनी तरफ खींच लेता है और गलती से इन दोनों के बीच में एक किस हो जाती है और उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होती है और प्रिंस ची बहुत ज़्यादा शॉक होता है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब नटालिया प्रिंस ची के कुक के साथ खड़ी होती है। प्रिंस ची का कुक भी उसके साथ सेम एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है कि उन्होंने भी सेम चीज़ें फेस की हैं और वे दोनों मिलकर प्रिंस ची का मजाक बना रहे होते हैं। प्रिंस ची वहाँ पर आ जाता है, उनकी बातें सुन लेता है और वह नटेलिया को जाकर एक पानी की बोतल लाकर देने के लिए बोलता है और इंसाफ से पानी की बोतल लेकर आती है। प्रिंस ची से बोलती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इस पानी को पियो, रिलैक्स हो जाओ। पानी को पीती है और वह रिलैक्स हो जाती है। अगला सीन दिखाया जाता है, अब एक मीटिंग में प्रिंस ची से बहुत दूर दूर के बिजनेसमैन मिलने आते हैं और कुछ तो अपनी बेटियों को भी साथ लाते हैं ताकि प्रिंस ची से किसी का रिश्ता हो जाए, लेकिन प्रिंस ची उनमें से किसी को भी भाव नहीं देता और अपना काम करता रहता है। दूर खड़ी नटालिया ये सब देख रही होती है और तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो प्रिंस ची को पसंद करती है। नटालिया उससे अच्छे से बात करती है पर वह लड़की उसे अच्छे से बात नहीं करती है। प्रिंस ची भी उससे अच्छे से बात कर रहा होता है और वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं। धीरे धीरे करके वह लड़की बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, वह बहुत ज्यादा नशे में हो जाती है। अब प्रिंस ची के लिए उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और जाकर नटालिया प्रिंस ची की मदद करती है, लेकिन वह लड़की खुद को टच नहीं करने दे रही होती और वह प्रिंस ची के बहुत ज्यादा क्लोज जा रही होती है, जिस पर प्रिंस ची को ना चाहते हुए भी उस लड़की को बाहर ले जाना पड़ता है। और जब नटेलिया उसका सामान देने के लिए बाहर जाती है तो वह देखती है वह दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ एक भ्रम होता है। दरअसल वह लड़की खुद से ही हिल रही होती है और उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा होता है। नटालिया को यह सब कुछ देखकर अच्छा लगता है पर उसे नहीं पता होता है कि उसकी यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। फिर इधर वह लड़की बार बार प्रिंस ची से कह रही होती है, तो मुझे बताओ मेरे अंदर क्या कमी है, तो मुझे क्यों नहीं पसंद करते हो, लेकिन प्रिंस ची उससे कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी अचानक वह बड़े से पेड़ के पीछे नटालिया को छुपा हुआ देख लेता है। वह नटालिया की तरफ इशारा करता है और उससे पूछता है वह वहाँ क्या कर रही है। नटालिया से इशारा करके बताती है कि वह उस लड़की का सामान उसे वापस करने आई है, जिस पर प्रिंस ची उसे अपने पास बुलाता है। नटालिया उसके पास जाती है और उसे उसका सामान पकड़ाती है। प्रिंस ची से बोलता है कि जल्दी से कैब बुक करो और उसको हैंडल करके वहाँ भेज दो जहाँ इसका घर है, जिस पर नटालिया से समझाती है कि बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका है, ऐसे अकेले लड़की को भेजना सेफ नहीं है, इसलिए होटल के रूम में कहीं शिफ्ट कर दे। जिस पर प्रिंस ची उसकी तरफ देखता है और स्माइली करता है, आइडिया तुम्हारा है न तो उसे पर काम भी तुम करो। और अगले सीन में दिखाया जाता है नटालिया लड़की को होटल के रूम में आराम से लेटा रही होती है। तभी नटालिया के पास जियांग का मैसेज आता है जिसमें वह कह रहा होता है कि वह उससे एक बार मिलना चाहता है। नटालिया वो मैसेज देखकर अपनी सारी पुरानी यादें याद करने लगती है, जो भी उसने क्वालिटी टाइम जियांग के साथ बिताया था। वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वह डिसाइड करती है कि वह अपना सिम कार्ड निकाल कर दूर फेंक देगी, पर वह ऐसा नहीं कर पाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ जो लड़की सो रही होती है वह अचानक से उठ जाती है। वह और कहती है प्रिंस ची किधर है, वह नहीं आया। जिस पर नटालिया समझ जाती है कि प्रिंस ची उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और नटालिया उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा फील करती है और वह मन में सोचती है आखिर ये कैसी दुनिया है जहाँ हमेशा एक लेडी को सफर करना पड़ता है। फिर हमें इधर दिखाया जाता है कि नटालिया प्रिंस ची के पास आती है। प्रिंस ची अपने कपड़े चेंज करने जा रहा होता है। नटालिया से पूछती है आपको भूख लगी है क्या, जिस पर प्रिंस ची तैयार हो जाता है कुछ खाने के लिए। और इधर हम देखते हैं प्रिंस ची के कुक को जो उसे खाना दे रहा होता है और वह कुछ अजीब से तरीके से बात कर रहा होता है। वह प्रिंस ची से कह रहा होता है आपको पता है कि जो आपकी सेक्रेटरी है ना, वह 2 दिन से बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा फिर क्या मैटर है। जिस पर प्रिंस ची बोलता है तो मैं अपने काम से काम रखो, उसका कुछ भी प्रॉब्लम हो वह अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगी। इधर हमें नटालिया की दोस्त को दिखाया जाता है जो जियांग के पास उसके दिए हुए डिवोर्स पेपर्स लेकर पहुंच जाती है, जिस पर उसने साइन कर दिया होता है और वह बताती है कि नटालिया अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, उसे उसके साथ रहने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है और बस 2 दिन में तुम्हारी यह शादी खत्म हो जाएगी। जिस पर जियांग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता है और वह डिसाइड करता है कि वह नटालिया को वापस अपनी लाइफ में लेकर आएगा और वह अपने डिवोर्स पेपर को फाड़कर ऑरेंज को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे उसके डिटेक्टिव के द्वारा पता चलता है कि वह सिंगापुर में है और वह अपने डिटेक्टिव से कहता है
कि जल्दी से मेरी एक टिकट बुक कराओ, मैं किसी भी कीमत पर नटालिया से मिलना चाहता हूँ। इधर हमें ऑरेंज को दिखाया जाता है जो प्रिंस ची की कंपनी का कुछ डेटा निकालती है और उसे पता चलता है कि जिस फैक्ट्री से प्रिंस ची की कंपनी में सामान आता है उस फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस फैक्ट्री के डेटा से कुछ नंबर गायब हो गए हैं। अब ऑरेंज अपना रूप बदलकर उस फैक्ट्री के आदमियों से मिलने जाती है जहां कुछ लोग जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां खड़े कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और वह ऑरेंज से कहते हैं, अगर तुम्हें इतनी बात करनी है तो तुम अंदर आकर कर सकती हो। ऐसे लोगों के बीच में रूमर्स मिलाकर अगर बात करोगी तो चीजें गलत तरीके से बताई जाएंगी, इसलिए अंदर आओ और हम अंदर चलकर पर एक्सीडेंट से इन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। इधर दिखाया जाता है प्रिंस चाई को, जिसके पास उसका कुक आता है और कुक आकर बताता है कि बहुत टाइम से उसकी सचिव वापस नहीं आई है और प्रिंस चाई बहुत ज्यादा टेंशन में है। अब इधर दिखाया जाता है जियांग को, जो ऑरेंज को ढूंढता हुआ प्रिंस ची के पास आ जाता है और वह प्रिंस ची से कहता है, मेरी बीवी कहाँ है, मुझे वापस करो। जिस पर प्रिंस ची बोलता है, मुझे पता है। तब ये बात सुनकर घबराओगे, पर ऑरेंज बहुत टाइम से नहीं मिल रही है, पता नहीं वह अचानक से कहाँ गायब हो गई है बिना किसी को बताए। जैसा सुनकर जियांग एकदम शॉक हो जाता है और वह कहता है, ऐसे कैसे ऑरेंज कहीं जा सकती है, मुझे पता है उसे कैसे ढूंढना है। अब प्रिंस ची बहुत ज्यादा टेंशन में होता है और वह अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है, मुझे इंस्पेक्ट करने चाहिए, वह फैक्ट्री के काम में कहीं गायब हो गई है और मुझे पता है वह वहीं कहीं होगी, पर वह बहुत ज्यादा ब्रेव है, वह खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। अब उसके हस्बैंड भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है ऑरेंज को, जिसे कुछ लोगों ने कुर्सी पर बांध रखा होता है और उसे कबाड़े जैसे कमरे में बंद कर रखा होता है। ऑरेंज बेहोश होती है। थोड़ी देर में उसे होश आता है और तब वह देखती है कि उसके आसपास कोई नहीं है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और दरवाजे के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है जो प्रिंस ची की दोस्त की कंपनी में काम करता है। और वह आदमी ऑरेंज को देखकर कहता है, मुझे हमेशा से उम्मीद थी कि मेरी एक तुम्हारी जितनी उम्र की गर्लफ्रेंड हो, और देखो आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। और वह ऑरेंज के साथ बदतमीजी करने लगता है। ऑरेंज उसे जल्दी से मार गिराती है और सेल्फ डिफेंस में अपने हाथ पैर खोल लेती है और वहीं बालकनी से कूद जाती है, जिस पर वह आदमी घबराता है और उसे लगता है कि इतने ऊंचाई से कूदने के बाद कोई जिंदा कैसे रह सकता है। अब वह बच जाता है, उसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल केस नहीं होगा। और इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि इन सब मामलों में कौन इन्वॉल्व है। ऑरेंज को उसका नाम भी पता चल गया है। अब अगले दिन कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहां प्रिंस ची की दोस्त अपने एक एक मेंबर से पूछ रही होती है कि आखिर ऑरेंज कहाँ है, तो क्या किसी को पता है। जिस पर लोग कहते हैं, हमसे हमारा क्या लेना देना, वह तो हमारी कंपनी में भी काम नहीं करती, आप चेयरमैन हो क्या, हम जैसे मामूली एम्प्लॉय से यह सवाल कैसे कर सकती हैं। जिस पर प्रिंस ची की दोस्त को गुस्सा आ रहा होता है। वह समझाने की कोशिश करती है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा गर्म है, वह हमारी कंपनी में ही कुछ काम के लिए आई थी और उसके बाद से नहीं मिल रही है। प्रिंस ची बहुत ज्यादा नाराज है, वह कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें थोड़ा देख कर चलना पड़ेगा, तुम लोग मेरी बात समझो। लेकिन वह लोग उल्टा प्रिंस ची की दोस्त के ऊपर भड़कने लगते हैं। तब तक वहाँ प्रिंस ची पहुँच जाता है, उसके साथ जियांग भी होता है और जियांग इतना ज्यादा एग्रेसिव में होता है कि वह उन लोगों को मारने लगता है और उनसे पूछता है, मेरी वाइफ कहाँ है, तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया। जिस पर वह लोग उसे कुछ भी जवाब नहीं देते हैं और प्रिंस ची उन सभी का यह तमाशा देख रहा होता है। और जियांग उनमें से एक आदमी को खींच कर ले जाता है और कहता है, तुमसे इन सवालों के जवाब सिर्फ पुलिस निकाल सकती है। इधर हम देखते हैं उस आदमी को जो कल रात और उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है। वह जियांग से कहता है, तुम्हारे मेंबर अगर हम लोगों को ऐसे परेशान नहीं कर सकते हैं, यह गलत है। हम इस कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तुम्हारे नौकर ने जब चाहा वैसे इस्तेमाल किया। जिस पर वहां अचानक से बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उन लोगों से लड़ने के लिए, और जियांग उन लोगों से फाइट करके सबको बचा लेता है। अब यहाँ पर जियांग उन लोगों के साथ वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर प्रिंस ची उस आदमी को अपनी तरफ से हैंडल करने की कोशिश करता है। वह उसे कहता है, मुझे पता है तुम ड्रामा कर रहे हो और तुम जानते हो कि ऑरेंज कहाँ है। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हारे साथ इतनी ज्यादा चीजें नहीं जाएंगी, पर अगर तुमने झूठ बोला और बाद में सच सामने आया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल किया जाएगा। वह आदमी डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, पर वह आदमी इतना ज्यादा बदतमीज होता है कि वह सच कबूल ही नहीं कर रहा होता है और वह कहता है, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो, मैं क्यों तुम्हारे मामूली से सेक्रेटरी को किडनैप करूंगा, मेरा क्या लेना देना है,
और वैसे भी कंपनी को देखो कितना ज्यादा ग्रुप कर रही है, और वह ऐसा कैसे कर सकता है। इस पर अब थोड़ी थोड़ी प्रिंस ची की दोस्त को भी शक होने लगता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता है, और अब उन्हें कुछ नया करना होगा ऑरेंज तक पहुंचने के लिए। तभी अचानक से दूर से कुछ आवाज आती है। वे लोग चेक करते हैं तो वहां पर ऑरेंज होती है, जो कि पूरी तरह से घायल होती है, और वह आदमी जो सामने खड़ा होता है वह ऑरेंज को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि ऑरेंज को मार चुकी थी, अब यह जिंदा होकर कैसे आ गई। नटालिया से सही से चला भी नहीं जाता है। प्रिंस ची उसके पास जाता है, वह बस उसे पकड़ना चाहता है, पर वह मजबूर है, वह ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए वह ऑरेंज को बिना हाथ लगाए उसकी हाल चाल जानकर उसे अपने कैबिन में लेकर आता है। ऑरेंज बहुत धीमे धीमे चलकर आ रही होती है, लेकिन प्रिंस ची को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वह सबके सामने उसे गोद में उठाकर अपनी कुर्सी पर बिठा लेता है, जिससे प्रिंस ची की दोस्त को बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही होती है, क्योंकि प्रिंस ची ने आज तक उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रिंस ची नटालिया से कहता है, मुझे पता है गलत चीजें हैं जो तुम्हारे साथ हुई हैं, और तुम्हें पूरा पूरा हक है कि तुम इन चीजों के लिए अपनी जस्टिस के लिए लड़ो। मुझे बताओ इस कंपनी में कौन है जिसने तुम्हारे साथ ये हरकत की है। जिस पर ऑरेंज बताती है, सामने यह जो आदमी खड़ा है इसमें इसका हाथ है, ये कल रात मुझे परेशान कर रहा था और उसने मेरे साथ गलत हरकत करने की भी कोशिश की है। इस पर वह आदमी ऑरेंज से कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा, और कल रात मैं देश से बाहर था, मैं तो देश में था भी नहीं, झूठ बोलना बंद करो। ऑरेंज कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। अब तुम्हें बस इतना समझाया जा रहा है, या तो तुम ये सारी चीजें अपने मन से एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन वह आदमी ऑरेंज की बात नहीं मान रहा होता है और वह बार बार कह रहा होता है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। ऑरेंज कहती है, मेरे पास पूरा वीडियो है, और वह लैपटॉप खोलती है और लैपटॉप पर कुछ करने लगती है। इस पर उस आदमी को लगता है कि ऑरेंज के पास सच में कोई वीडियो है, जिससे वह आदमी सबके सामने स्वीकार कर लेता है कि इन सभी चीजों में उसका हाथ है। वह बस इमोशंस में बह गया था और उसका कुछ कसूर नहीं है, और वह सबके सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है और कहने लगता है, मुझे पुलिस स्टेशन मत भेजना, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, मेरी बात समझो। जिस पर अब प्रिंस ची उसकी बात भी नहीं मानता है और वह कहता है, तो मैं कंपनी से निकाल दिए जा रहा हूँ और तुम्हारे ऊपर हाई लोन का केस लगा दिया जा रहा है। पूरी जिंदगी भर तुम उस लोन को चुकाते चुकाते दिमाग खराब कर दोगे, और तब तुम कभी किसी को मारने या किडनैप करने जैसा घटिया आइडिया नहीं सोच पाओगे। यह बात सुनते ही वह आदमी बहुत ज्यादा शॉक में आ जाता है और वह कहता है, यह सब कुछ इस बदतमीज लड़की की वजह से हुआ है, और वह ऑरेंज को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जिस पर प्रिंस ची उसे एक जोर का चांटा लगाकर पीछे धक्का दे देता है और उसे कहता है, तुम यह सब कुछ डिजर्व करते थे और अब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। और वह पुलिस को बुलाकर उस आदमी को पकड़कर वहां से भेज देता है। अब इधर हम देखते हैं जियांग को, जिसे पता चल चुका होता है कि ऑरेंज प्रिंस ची के कैबिन में है। वह भागा भागा ऑरेंज के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन इधर ऑरेंज बेहोश होती है और प्रिंस ची उसे बहुत मोटा कर कहीं ले जा रहा होता है। लेकिन तभी वह वहां पर जियांग को देख लेती है और जियांग को देखकर वह प्रिंस ची को बहुत टाइटली हग करती है और उसके साथ आगे बढ़ने लगती है। जिस पर जियांग प्रिंस ची से कहता है, वह मेरी वाइफ है, मुझे वापस करो, मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगा। जिस पर प्रिंस ची कहता है, तमाशा करना बंद करो, अब तुम्हारी वाइफ नहीं है, वह तो मैं डिवोर्स दे चुकी है, वह तुमसे नहीं रहना चाहती, क्या तुम हर बार यह नाटक करोगे। इस पर प्रिंस ची की 2 प्रिंस ची के पास आती हैं और प्रिंस ची से कहती हैं, तुम्हें पता है ना, ऑरेंज किसी और की है और तुम किसी और की चीज के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसे वापस जियांग को दे दो। लेकिन प्रिंस ची उसे नहीं देता है और वह ऑरेंज को खुद अपने साथ लेकर आने लगता है, जिस चीज से जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है वह पूरी कोशिश करेगा और उसे वापस लाएगा, और वह अब भी उसका पति है, उसने उसे डिवोर्स नहीं दिया है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर प्रिंस ची ऑरेंज को अस्पताल लेकर आता है। ऑरेंज बेहोश होती है और बिस्तर पर पड़ी होती है और वहीं पर जियांग खड़ा होता है और वह प्रिंस ची से कह रहा होता है, तुम्हारा ऑरेंज के साथ क्या रिलेशन है जो तुम इस अस्पताल में उसका होश में आने का इंतजार कर रहे हो। जिस पर प्रिंस ची एक बहुत ही सैवेज रिप्लाई देता है और कहता है, मुझे लगता है तो मैं अपनी जुबान बीच में नहीं चलानी चाहिए क्योंकि मैं उसका बॉस हूँ, तुम्हारा नहीं। जिस पर जियांग को गुस्सा आता है और वह कहता है,
तो मैं पता है ना, वह मेरी वाइफ है। जिस पर प्रिंस ची बोलता है, हर बार मैं तुम्हें याद नहीं दिला सकता हूँ कि वह तो मैं डिवोर्स दे रही है, वह तुमसे रहना में इंटरेस्टेड नहीं है। क्या तुम हर बार यह करवाने का शौक है? और ऐसा बोलकर प्रिंस ची बिस्तर पर सो जाता है। अब इधर हमें दिखाया जाता है ऑरेंज को अगले सीन में, जहाँ पर उसके सपने में वह अपने आप को प्रिंस ची के पास देखती है और वह सपना देखती है। वह थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और एकदम से उसकी आंख खुल जाती है और वह अपने पास में देखती है कि जियांग बैठा हुआ है और जिसको देखते ही मुंह बना लेती है और कहती है, इससे बेहतर तो मैं बेहोश थी जो इस घटिया आदमी की शक्ल देखने को मिल रही है। जिस पर जियांग ऑरेंज से कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें होश आ गया? और वह ऑरेंज को टच करने की कोशिश करता है। ऑरेंज उसे टच नहीं करने देती और कहती है, तमाशा करना बंद करो, हमारे बीच कुछ भी रिलेशन नहीं है। और तुमने क्या करना है? तुमने किसने बुलाया है? तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है कि तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम चाहते क्यों नहीं हो? तुम 24 घंटे मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? जिस पर जियांग ऑरेंज के सामने लगता है और नटेलिया से कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम बस मेरी लाइफ में एक बार वापस आकर तो देखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो मेरा यकीन करो। और ऐसा बोलकर वह ऑरेंज का हाथ पकड़ लेता है। ऑरेंज उसकी हरकतों से बहुत ज्यादा तंग आ रही होती है और उसे कह रही होती है, तो मैं कैसे समझाऊं कि मुझे तुमसे बात करने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है और न ही अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिसको सुनकर ब्लैक गुस्सा आता है और वह कहता है, तुमने मेरे साथ कुछ गलत काम नहीं किया है, मुझे पता है, तो मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अब प्रिंस ची के साथ रहने में इंटरेस्ट है और तुम उसे नहीं छोड़ना चाहती हो। तुम समझो, मेरे मन में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं वह फेक नहीं है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे मेरी गलतियों का पछतावा हो गया है और अब मुझे पनिशमेंट देना बंद करो। और ऐसा बोलकर वह ऑरेंज को गले लगाने लगता है। ऑरेंज उसे धक्का दे रही होती है और उससे कह रही होती है, मुझसे दूर हो जाओ, मेरा दम घुट रहा है, तुम क्यों मेरी बात नहीं मान रहे हो? लेकिन वह बदतमीज आदमी उसकी बात नहीं मान रहा होता है। जब तक साइड पर लेटर प्रिंस ची को गुस्सा आता है और वह जियांग से कहता है, शायद तुम्हारे अंदर इतनी तमीज नहीं है, सामने बैठी लड़की साफ मना कर रही है कि तुम उसके साथ ऐसी हरकत मत करो, लेकिन तुम उसकी बात मानने से रहे क्योंकि तुम अपनी आदतों से बाज नहीं हो। और तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, अब ऑरेंज से दूर हो जाओ और यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। जिस पर जियांग कहने लगता है कि आपको पता है ना, मैं ऑरेंज का हस्बैंड हूँ, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो और आप मुझे उससे दूर नहीं भेज सकते हो। और ऐसा बोलकर वह ऑरेंज के लिए खाना निकालकर उसे देने लगता है। ऑरेंज कहती है, मुझे तुम्हारे दिए हुए किसी भी गिफ्ट, खाने या केयर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हो? तुम यहाँ से जाओ। और यहाँ पर जियांग कह रहा होता है, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, पर मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट बंद हो। लेकिन तब तक वहाँ पर प्रिंस ची की दोस्त आ जाती है। प्रिंस ची की दोस्त आकर ऑरेंज को देखती है और वह ऑरेंज से कहती है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी और मुझे कल के लिए माफ करो, मैंने सिचुएशन को बिना जाने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया। जिस पर ऑरेंज की दोस्त कहती है, कोई बात नहीं, मुझे पता है आपने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और आपने मेरी मदद की है, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ आपकी इन सब चीजों की। जिस पर वह स्माइल करती है और कहती है, मुझे पता है तुम अपने हस्बैंड के साथ वापस चली जाओगी। जिस पर ऑरेंज कहती है, ऐसा नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगा? तभी हम देखते हैं वहाँ पर प्रिंस चाई आता है और उन सबकी कन्वर्सेशन खराब करता है और कहता है, और तुम्हें इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या बोला है, तुम्हें प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। और ऐसा बोलकर वह ऑरेंज को लेने के लिए बुलाता है और वह उसके क्लोज जाता है। यहाँ पर प्रिंस ची जियांग को जलाने के लिए ऑरेंज के बहुत ज्यादा क्लोज जाने लगता है, जिसको जियांग को गुस्सा आता है और वह नटालिया से कहता है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और वहाँ पर खड़ी प्रिंस ची की दोस्त और दोनों को बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही होती है और वह सोच रहे होते हैं आखिर वह जियांग और ऑरेंज को एक दूसरे से कैसे दूर करें। जिस पर जियांग शर्माकर वहाँ से चला जाता है और प्रिंस ची की दोस्त भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और जैसे वह जाती है और इन सब का ड्रामा बंद कर देती है और वह कर बैठ जाती है और प्रिंस ची उसके सामने बैठा होता है और उसे कह रहा होता है, क्या लगा, मेरी एक्टिंग कैसी थी? जिस पर ऑरेंज बोलती है, 1 नंबर, आप तो वैसे ही मेरे परफेक्ट बॉस हो। और प्रिंस ची से कहती है, थैंक यू मेरी इतनी मदद करने के लिए, अगर आप नहीं होते तो मैं इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से कैसे डील करती, आप बहुत अच्छे इंसान हो। जिस पर प्रिंस ची बोलता है, मुझे पता है।
और वह ऑरेंज से कहता है, अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ा ज़रूरी काम देख कर आता हूँ। और वहाँ से जाने लगता है और हम जैसे लेटते हैं प्रिंस ची एकदम से पीछे मुड़ता है और उनसे कहता है, मैं इतना जान गया हूँ कि तुम स्मार्ट तो हो, इसीलिए तुमने बहुत अच्छी चॉइस की। अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर तुम्हारे पास और भी बेटर ऑप्शन है। जिसको सुनकर ऑरेंज थोड़ा हैरान हो जाती है कि प्रिंस ची ऐसा क्यों बोलकर गया है। तभी हम देखते हैं ऑरेंज के पास उसकी दोस्त का कॉल आता है जो बताती है कि रूई को भी पुलिस ने बेल दे दिया है और वह मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो रखी है और वह ऑरेंज को वार्निंग देती है कि वह थोड़ा अलर्ट रहे, वह कभी भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ सकती है। जिस पर ऑरेंज कहती है, कैब से तो अभी डेली कर रही हूँ और दूसरी पागल आकर फिर से मेरा सर खाएगी तो मैं उसको भी देख लूंगी, तो मैं डरने की जरूरत नहीं है। और इधर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस ची ऑरेंज को व्हील चेयर पर घर ले जा रहा होता है और तभी वहाँ उसके पास जियांग आ जाता है और आकर कहता है, ऑरेंज मैंने सारी फ्लाइट्स बुक कर दी हैं, जब मैं हूँ तुम्हारे लिए तो तुम क्यों किसी और के सर पर वजन डाल रही हो, तो मेरे साथ चलो। और वह ऐसा बोलकर ऑरेंज को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑरेंज उसका हाथ झटक देती है और कहती है, तुम्हें पता है ना कि हमारी पिक्चर कुछ नहीं है और तुम क्यों नहीं मान लेते, ये चीज तो मेरे हस्बैंड नहीं हो। और तभी प्रिंस ची उन दोनों के बीच में आता है। जियांग बोलता है, आपको हस्बैंड वाइफ के मैटर में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रिंस ची उससे कहता है, ये हस्बैंड वाइफ का मैटर नहीं है, ये मेरी सेक्रेटरी है और मुझे नहीं पसंद मेरे लोगों को कोई बाहर का आदमी आकर तंग करे जिन्हें वे लोग पसंद नहीं करते हैं, और इसलिए अब उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी मेरी है, तो तुम अब यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी सेक्रेटरी तुम्हारे जैसे आदमी के साथ नहीं जाना चाहती है और वह तुम्हें बार बार यह चीज बोल रही है। जिससे पहले मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचे तो तुम उससे पहले यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारी भलाई है। जिस पर जियांग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वह यहाँ पर कहता है, ना, बस नटालिया से एक मौका मांगने आया हूँ, ऑरेंज बस मुझे एक मौका देकर देखो, मैं। जिस पर प्रिंस ची ऑरेंज के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाता है और वह जियांग के सामने कंडीशन रखता है, ठीक है, वह तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है और वह तुम्हारे साथ खुशी से रहेगी भी, पर तुम्हें उसकी केयर करनी पड़ेगी। जिस पर जियांग तैयार हो जाता है। अब अगला सीन हमें दिखाया जाता है प्रिंस ची के प्राइवेट जेट का, जहां पर ऑरेंज, प्रिंस ची और जियांग तीनों होते हैं। जियांग लगातार ऑरेंज को देखे जा रहा होता है और उसकी फोटो लेकर प्रिंस ची के पास भेजती है और कहती है, देखो इस आदमी को, इससे पहले तो इसने मुझसे इतने प्यार से कभी नहीं देखा था और अब इसे इतना ज्यादा प्यार आ रहा है कि यह बस मुझे देख रहा है। जिस पर प्रिंस ची कुछ भी नहीं बोलता है और वह उस फोटो को देखकर अपना फोन बंद कर देता है और कहीं सो जाता है। अगला सीन दिखाया जाता है, अब ऑरेंज और प्रिंस ची और जेट के लोग अपने सिटी में पहुंच चुके होते हैं, जहां पर प्रिंस ची लास्ट टाइम ऑरेंज और जियांग से मिलता है और उनसे कहता है, अच्छे से रहना और कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। नटेलिया से कहता है, तुम कभी भी अकेली नहीं हो, तुम्हारे पास मैं हूँ, और वहां से चला आता है। वहां खड़े लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, स्पेशली प्रिंस ची का असिस्टेंट, क्योंकि उसे पता होता है कहीं ना कहीं प्रिंस ची को ऑरेंज पसंद आ गई थी और उसमें इतनी इज्जत थी कि ऑरेंज कोर को उसके पति के हाथ में छोड़ दिया। इधर हम देखते हैं चैट को, जो अपना फोटो उतारकर ऑरेंज के पैरों पर रखता है और उससे कहता है, मुझे पता है मैंने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं और अब मैं बस उन गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, मेरी बात का यकीन करो। जिस पर ऑरेंज कह देती है, हाँ मुझे पता है। प्रिंस ची दूर बैठा बैठा गाड़ी के अंदर ये सारी चीजें देख रहा होता है। तभी वहां पर अचानक से रूई है, जिसको देखते ही जियांग उसे रोकता है और कहता है, तुम ऑरेंज के पास क्लोज नहीं जा सकती हो। जिस पर वह कहती है, वह ऑरेंज से कुछ बात करने नहीं आई है, वह बस उससे माफी मांगने आई है, और वह जाकर ऑरेंज से माफी मांगती है। ऑरेंज कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही माफ कर दूंगी। जिस पर रूई कहती है, मुझे बताओ तो मुझे कैसे माफ करोगी। जिस पर ऑरेंज उसे अपने सामने घुटनों पर बैठने के लिए कहती है और कहती है, तुम खुद को 50 थप्पड़ लगाओ और बोलो कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। जिसको सुनकर रूई उसकी बात मान जाती है और वह ऐसा करने लगती है। पूरी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है, लेकिन ऑरेंज रूई से कहती है, तुम्हारे थप्पड़ मारने में मुझे मजा नहीं आ रहा है, और वह खुद ऐसा बोलकर लगातार रूई को पीटती जाती है, जिससे जियांग का पेशेंस खत्म हो जाता है और वह ऑरेंज का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, ये क्या तमाशा लगा रखा है, तुम ऐसे ही किसी को नहीं मार सकती हो। जिस पर ऑरेंज जियांग की तरफ देखती है और उससे कहती है, तुमने क्या बोला था, मैं जो भी करूंगी तो मुझे करने दोगे, क्योंकि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो और अब तो मुझे रोक रहे हो। प्रिंस ची गाड़ी में बैठा बैठा यह सब देखकर हंस रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है ऑरेंज क्या करने की कोशिश कर रही है।
जिस पर अब ऑरेंज अपना हाथ जियांग से छुड़ाती है और एक जोर का चांटा लगाती है रूई को, और रूई के मुंह से खून निकलने लगता है और वह भी होश खो जाती है, जिसको देखकर जियांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह ऑरेंज से कहता है, तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो, तुम कभी किसी की नहीं हो सकती हो, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश की है, मैं कभी भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आऊँगा। और वह अपनी गर्लफ्रेंड को उठाकर अकेला ऑरेंज को व्हील चेयर पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ खड़ी भीड़ देख रही होती है और सब ऑरेंज के लिए बुरा फील कर रहे होते हैं। उसे एक ऐसा पति मिला जो उसे कभी प्यार नहीं करता है और उसकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की है। ऑरेंज तो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट निकली, अब ये क्या करेगी। तभी हम देखते हैं गाड़ी से उतरकर प्रिंस ची उसके पास आता है, जिसने ऑरेंज की आंखों को कवर कर रखा होता है और वह ऑरेंज के साथ गेम खेल रहा होता है और उसे कह रहा होता है, पहचानो तुम्हारे आसपास कौन है। जिस पर ऑरेंज कहती है, मुझे पता है, मेरे आसपास एक ही आदमी रह सकता है और वह प्रिंस ची का नाम लेती है। प्रिंस ची और ऑरेंज एक दूसरे को देखते हैं, फिर ऑरेंज उठकर खड़ी होती है और वह जाकर जियांग का दिया हुआ कोट को डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है, जियांग की दी हुई हर चीज़ की जगह डस्टबिन में है, ना कि मेरे दिल में, क्योंकि उसकी तरह उसकी चीज़ों का भी दिखावा फेक है। जिसको सुनकर प्रिंस ची ब्लश करने लगता है और कहता है, पर तुम्हें क्या लगता है मेरा दिखावा तुम्हारे लिए क्या है। ऑरेंज उसकी तरफ देखती है और सोचने लगती है, आखिर ये आदमी क्या बात कर रहा है। प्रिंस ची धीमे धीमे करके क्लोज जाना लगता है और उससे कहता है, तो तुम्हें क्या लगा मेरे बिना इस कहानी की एंडिंग हो जाएगी, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। और ऐसा बोलकर वो ऑरेंज से कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिसको सुनकर ऑरेंज शॉक हो जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की एक एंडिंग हो जाती है।